Assalamualaikum, welcome to my channel. Today I am discussing about the infinite series, right? Before starting my video, please like and share my video and also subscribe my channel. अच्छा, आज मैं इन्फिनिट सीरीज़ के बारे में बात करूँगी। इन्फिनिट सीरीज़ के अंदर ना दो चीज़ें आ जाती हैं, दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इन्फिनिट सीरीज़ के अंदर एक तो आ जाता है सीक्वेंस और दूसरा आ जाता है सीरीज़। सबसे पहले तो जो चैप्टर नंबर 8 ये मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। इसके चैप्टर नंबर 8 यानी इन्फिनिट सीरीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। इस मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ना, उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हम सारी की सारी सीक्वेंस से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है, और सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की क्या क्या कंडीशंस है, किस तरह से हमें पता चलता है कि ये गिवन सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है। अब सीक्वेंस होता क्या है वो आपको देखना है। सपोज दैट हमारे पास सीक्वेंस की जो पहचान होती है ना, वो इस तरह से होता है कि कोई भी फंक्शन एफ होता है एंड एन इज़ अ नेचुरल नंबर विच अप्रोचेज टू एक्स एंड एक्स में बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, राइट। और अगर हम लोगों ने सीक्वेंस बताना होता है तो वो बेसिकली होता है कि सीक्वेंस कोई भी फंक्शन है जिसकी डोमेन जो होती हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं, और उनके जिनके रेंजेस होते हैं ना वो मे भी रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि एक्स रियल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इससे मुराद ये हुआ कि जो नेचुरली जो हमारे पास सीक्वेंस होता है उसके लिए आपको डोमेन का रखना हमेशा नेचुरल नंबर्स होता है, और रेंज जो है आपको डिसाइड करते हैं। रेंज आप रियल नंबर्स रख लो, इंटीजर्स रख लो, रैशनल नंबर्स रख लो, ये आपकी अपनी चॉइस है, राइट। सो सीक्वेंस हमारे पास ये होता है, और सीक्वेंस को बेसिकली हम डिनोट भी A1 A2 A3 इस तरह से सीक्वेंस को डिनोट करते हैं, राइट। सो सीक्वेंस हमारे पास ये सब चीज़ें होती हैं। अब दूसरी बात ये कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, इसके लिए हमें कैसे पता चल सकता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट करने के लिए जो सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो ये है कि an माइनस एल, ये हमारे पास जो आप लाइनें देख रहे हैं मॉडुलस को शो करते हैं, एंड इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ये बेसिकली ये वो कंडीशन है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जन है। ये क्या हमें बता रही है, हमें ये बता रही है कि सीक्वेंस कोई भी ए एन है, मतलब सीक्वेंस ए एन है, वो A1 A2 A3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। सीक्वेंस हमें नहीं पता वो सीक्वेंस क्या, अप टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो चलता जाके ए एन पे रुक रहा है, ए एन कुछ भी हो सकता है नंबर, राइट। सो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है ए एन, उसमें से अगर हम क्या करें, लिमिट को एल लिमिट को माइनस कर दें, मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस आपके पास नंबर्स आए हैं, जो भी सीक्वेंस है आपके पास, गिवन सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस, इनकी जब आप लिमिट निकालेंगे, ठीक है, और लिमिट भी आप nth टर्म ऑफ सीक्वेंस की निकालेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग जो है वो हाई लेवल की ही बात करेंगे। जब हम इस nth टर्म ऑफ सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे, जब उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो आंसर जो हमारा एक फिक्स नंबर आना चाहिए, जो कि मैंने एप्सिलॉन रखा। इससे मुराद ये हुआ कि जब भी मैं कोई सीक्वेंस लूँगी, गिवन सीक्वेंस, उसके ऊपर जब मैं लिमिट लगाऊंगी, लिमिट लगाने से मेरे पास कोई भी जो यूनिक आंसर आएगा, कोई भी यूनिक वैल्यू, ये 2 आ गया, 3 आ गया, कोई भी डिजिट की वैल्यूज़ आ गई, तो उसको मैं एप्सिलॉन करूँगी, एप्सिलॉन कहूँगी, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू इस पर क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। तो फिर किसी भी सीक्वेंस को, यानी कि A3 को उठा लूँ, A2 को उठा लूँ, उसको इस अगर गिवन नंबर के साथ मैं माइनस करूँगी तो वो आंसर हमेशा इस टोटल जो एप्सिलॉन आया है उससे लेस होना चाहिए। और एन स्मॉल एन की वैल्यू में भी एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर ये है कि काउंटिंग के 1 से लेकर जितनी तक काउंट है उसके कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इसको हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जन। और इन शॉर्ट टर्म्स हम ये भी कह सकते हैं कि हम उस सीक्वेंस को कन्वर्जन कहते हैं जिसका जो लिमिट है वो यूनिक आंसर देगा। और इन शॉर्ट हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को अगर आपने कन्वर्जन करना होता है, सबसे पहले आप देखते हैं कि आया आइदर इट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये चेक करना है, और दूसरा आपने चेक करना है कि बाउंडेड है कि नहीं। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तो बेसिकली बाउंडेड भी होगा। आपको पता चल जाएगा अगर आप एक एप्सिलॉन वैल्यू आ गई, आपकी लिमिट आप लगाते हो किसी भी सीक्वेंस का, आपके पास एक फिक्स नंबर आता है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि एक फिक्स नंबर आ गया, वो उसकी बाउंड्री लाइन आ गई, तो वो बाउंडेड है सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरा ये, इसको हम कहते हैं अगर ये दोनों चीज़ें किसी में सेटिस्फाइड हो जाएँ तो वो क्या होती है, सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जन होते हैं। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है और बाउंडेड भी नहीं है तो वो सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। ये कंडीशंस हैं इसके लिए अगर आपने सीक्वेंस को कन्वर्जन करना है। और एक और चीज़, सीक्वेंस को हमेशा डिनोट करते हैं इन कर्ली ब्रैकेट्स में, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं मॉडुलस की फॉर्म में, राइट। और सीक्वेंस में अगर आपके पास कोई नेगेटिव में भी वैल्यू आ रही है, कोई नेगेटिव में भी डिजिट आ रही है, आप उसको पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं ड्यू टू दीज ये मॉडुलस की वजह से, राइट। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है सीक्वेंस, सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हैं कि अगर आपके पास कोई इस तरह से आपके पास लिमिट लग रही है, दो सीक्वेंस है, एक ए एन है और एक सपोज दैट एन अदर बी एन है, लेकिन आप इसमें प्लस माइनस हो रहे हैं तो ये लिमिट जो है एक एक पे लगेगी ऐसे, ए एन प्लस माइनस लिमिट
है ना। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी, जैसे आप ये देख सकते हैं इधर, ये एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई चीज़ दोनों सीक्वेंस है, कोई दो डिफरेंट सीक्वेंस हैं, उन पर लिमिट लग रही है तो अलग-अलग ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी। ठीक है, ये वो सारे रूल्स हैं जो लिमिट वाले होते हैं। ठीक है, वो इस पर अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि मोनोटॉनिक कैसे पता चलता है कि सीक्वेंस मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है। आपके पास तो एक nth टर्म ऑफ सीक्वेंस आ गया जो सबसे हाई लेवल है सीक्वेंस की, यहाँ तक सीक्वेंस जा रहा है। उससे पहले A1 A2 A3 A4 और सो ऑन आते जाते हैं, और उससे पहले एन से पहले आपके पास आ जाता है AN-1। AN के आगे आपके पास आ जाता है AN+1 एंड सो ऑन A2n आ जाता है, फिर आगे चलती जाती है वैल्यूज। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ मोनोटॉनिकली, मोनोटॉन बिहेवियर क्या होता है? मोनोटॉन बिहेवियर ये होता है कि सेम बिहेवियर जो आ रहा है एक सीक्वेंस का दूसरे सीक्वेंस के साथ सेम बिहेवियर है। इट मीन्स डैट कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मोनोटॉनिक बिहेवियर, इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग बिहेवियर मुझे देखना है, A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4, A1 ग्रेटर देन इक्वल टू A2 ग्रेटर देन इक्वल टू A3 ग्रेटर देन इक्वल टू A4, ये सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, अब इससे मुराद ये है कि ये जो पहली टर्म आई है, ठीक है, इसकी वैल्यू इस दूसरी टर्म से बड़ी है। अब जो दूसरी टर्म की वैल्यू इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास ये कौन सा सीक्वेंस मेरे पास चलता आ रहा है, ये मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें मोनोटोन बिहेवियर है, यानी कि अगर ये टर्म इससे बड़ी है तो दूसरी टर्म इससे बड़ी है, तीसरी टर्म इससे बड़ी है, सबका सेम सीक्वेंस है ना। अगर ये इससे बड़ी है तो दूसरी इससे बड़ी है, तीसरी अगली आने वाले से बड़ी है, तो सबका सेम बिहेवियर, इसको मोनोटोनिकली बिहेवियर कहते हैं। इस तरह से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बिहेवियर हमें कैसे पता चलता है कि अगर हमारे पास जो A1 की आने वाली वैल्यू है वो इस तरह से A1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू A3 लेस देन इक्वल टू A4 लेस देन इक्वल टू A5, इसका क्या मुराद है कि जो A1 की वैल्यू आई है वो इस A2 से छोटी है। ठीक है, यानी कि आप लोग ये कह रहे हैं इसको कि जो A1 की वैल्यू है, A1 की सपोज कोई भी वैल्यू आई है, उस A1 की वैल्यू छोटी है इस A2 से, तो मैं इस सीक्वेंस को कह रही हूँ मोनोटॉनिक। ये भी मोनोटॉन बिहेवियर है, सबकी एक जैसी है, और बस ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये किस में था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, या आप इसको नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि A1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू A3 लेस देन इक्वल टू A4, यानी कि A1 की जो वैल्यू है वो A2 से छोटी है। अब ये जो A2 की आने वाली कमिंग वैल्यू है वो क्या है, इस A3 की वैल्यू से छोटी होगी। इस तरह से आप इस बुक में भी देख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने मोनोटॉन बिहेवियर दिखाया कि मोनोटॉनिकली नॉन डिक्रीजिंग से मुराद है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर के कि जो नेक्स्ट कमिंग AN+1 से मुराद है नेक्स्ट कमिंग, मैंने जैसे आपको A1 A2 करके बताया है, इससे मुराद है कि नेक्स्ट आने कमिंग आने वाली वैल्यू। सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ये है मेरे पास ये सॉरी ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग बिहेवियर था और ये मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग बिहेवियर था। ठीक है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग बिहेवियर है, मतलब ये एक आने वाली वैल्यू, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो A1 जो है वो लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू A3 लेस देन इक्वल टू A4, यानी कि मोनोटॉनिकल इंक्रीजिंग बिहेवियर है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी, ये वाली वैल्यू जो है क्या है, छोटी है A2 से, A2 की आने वाली वैल्यू जो है वो इस A3 से छोटी है। ठीक है, तो इससे मुराद क्या हुआ कि ये जो सबसे छोटी वैल्यू है, लोएस्ट टर्म यहाँ पे जो है वो A1 है। अब मैं आपको इससे बताती हूँ कि बाउंडेड का होना है, कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ बाउंडेड है। अब आपने सपोज दैट आप ये ले रहे हैं मोनोटॉनिकल इंक्रीजिंग बिहेवियर, इसमें जो ये A1 वाली टर्म है ना, ये इस A2 वाली टर्म से क्या है, छोटी है। अब ये A2 वाली और इससे छोटी हो जाएगी, मतलब ये जो आने वाली कमिंग टर्म्स हैं वो आने आगे फ्यूचर आने वाले टर्म से क्या होती जाएंगे, वो छोटी होती जाएंगी। इस तरह से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो ये जो A1 है, ये इस आने वाली इस वैल्यू से A1 जो है वो लेस देन इक्वल टू A2 है। ठीक है, इससे मुराद ये हुआ कि जो A2 है वो बड़ी होगी A1 से। ठीक है, अब इससे मुराद ये कि अभी सबसे छोटी जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें पता चल गया A1 है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो अप टू इन्फिनिट होगी, कोई इन्फिनिट वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमारे पास बाउंडेड वैल्यू यहाँ पे जो आएगी हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे हमारे पास बाउंड्री वैल्यू क्या है, इस एलिमेंट से हमें पता चलेगा। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बिहेवियर जिसके लिए हमें पता चलता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, उसके लिए A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू A3, मतलब ये कि ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू को हमें यहाँ से पता चलता है, ये इसकी बाउंडेड वैल्यू होगी। ठीक है, बाउंड्री लाइन होगी ना कि ये सबसे लार्जेस्ट है, इसमें हमें लोएस्ट वैल्यू का पता चलता है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है।
लेकिन इसमें हमें लार्जेस्ट वैल्यू का पता चल, हमें पता चल गया कि ये बाउंड्री है, इसके इर्द गिर्द के अंदर ही आएंगी वैल्यूज, मतलब अब ये इस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज आएंगी, इससे ज़्यादा हमारे पास बड़ी वैल्यू कोई नहीं आने वाली, तो यही इसकी बाउंडेड वैल्यू है। ठीक है, इसकी हमें लार्जेस्ट वैल्यू का नहीं पता, ये तो पता नहीं कहाँ तक चलेगी अप टू, इसकी हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू का जरूरत है, उससे हम बाउंड्री वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसकी बाउंड्री वैल्यू यही होगी सबसे लार्ज वैल्यू, क्योंकि यही इसकी बाउंड्री लाइन होगी, उसके आगे आने वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी से स्मॉलर होंगी और इसी की बाउंड्री के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, ये था बाउंडेड और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और ये जो बेसिक थ्योरम है कि जो बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है, जैसे कि हम लोग भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग इसमें से कोई भी एक हम उठा लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ आप लोगों के सामने। सपोज डैट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ऑफ 8.1। इस क्वेश्चन इसमें हमने करना क्या है, इसमें वो कहता है कि एन टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस तो चलते आ रहे हैं A1 A2 A3 सो ऑन, लेकिन हमारे पास एन टर्म ऑफ सीक्वेंस वो देगा। ठीक है, सारी एन टर्म ऑफ सीक्वेंस आपको मिलेंगी। डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस होता है, सबसे पहले हमने देखना है कन्वर्जेस है कि नहीं, उसके लिए आपके चेक करेंगे ये बाउंडेड है कि नहीं, और फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है कि नहीं। अगर वो कन्वर्जेस है तब आपने उसका लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, सो अब हम लोग करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि नेचुरल लॉग एन का होल स्क्वायर ओवर एन। चलो, अब सबसे पहले तो हमारे पास ये सीक्वेंस है ए एन नेचुरल लॉग एन का होल स्क्वायर ओवर एन। अब इसको करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग। उसके लिए सबसे पहले आपने करना है A1 नेचुरल लॉग 1 का होल स्क्वायर ओवर 1। नेचुरल लॉग 1 मीन 0, 0 डिवाइडेड बाई 1, सबसे पहली वैल्यू तो आ गई मेरे पास, आ गई 0। A2 अगर मैं देखूँ, A2 मेरे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग 2 का होल स्क्वायर ओवर 2। सो मेरे पास जो नेचुरल लॉग 2 आ रहा है वो ये, और 0.240। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले 0 था, अब 0.240 आ गया। ठीक है, अब थर्ड टर्म मेरे पास क्या आ रही है, नेचुरल लॉग 3 और 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो नेचुरल लॉग 3 हम लोग इसका आंसर करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, मेरे पास अगला आ गया 0.40। एज यू सी कि ये तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब 0 से बढ़ रही है, तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमें पता चल गई है 0। ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्डर कैसा बन रहा है हमारे पास, A1 लेस देन और इक्वल टू A2 लेस देन और इक्वल टू A3, मतलब A1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी आने वाली वैल्यू जो A2 है वो इससे स्मॉलर है, 0.240, 0.240 0.40 से स्मॉलर है, और इस तरह से एंड सो ऑन। ये तो जो हमारे पास ऑर्डर बन रहा है ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज़ करिए ना, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से इंक्रीज़ करिए, दूसरी तीसरी से इंक्रीज़ करिए, अब मैं चौथी A4 निकालूंगी वो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। तो आप देखें तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारी तो पहली कंडीशन ही यहाँ पे फेल होगी। सो हमारे पास अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है तो उसकी वजह से ये बाउंडेड भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू का पता है। अगर हमें लार्जेस्ट वैल्यू को पता हो तो हम लोग इसकी बाउंडेडनेस को चेक करेंगे, तो ये बाउंडेड ही नहीं हमसे चेक होगा। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, हमें लार्जेस्ट वैल्यू पता चल जाएगी, हमें उसकी बाउंड्री लाइन का पता चलेगा, और उससे आने वाली सारी वैल्यू छोटी होंगी। तो इस वजह से अब ये क्या है, इट इज़ हैंस जो हमारे पास आप लिखेंगे गिवन सीक्वेंस है, यानी कि सिग्मा, सॉरी आपके पास गिवन सीक्वेंस जो है AN क्या है वो डाइवर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट होती तो हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सही है। अच्छा, उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि A1 इक्वल्स टू √2 AN प्लस 1 इक्वल्स टू √2 प्लस AN, एंड एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें इसने A1 की वैल्यू आपको दे दी है और इसमें AN प्लस 1 दे दिया। इसमें हमने देखना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है हमारे पास ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। अब आप ध्यान से कि A1 उसने हमें दे दी, हमें nth टर्म से हमने फाइंड करना है कि सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें A1
प्लस 1 करूँगी तो ये मेरे पास A2 सीक्वेंस की वैल्यू आएगी। 2 प्लस A1 की मैंने डाली। A1 मेरे पास क्या है, A1 आप जान सकते हैं मेरे पास क्या है जी। A1 मेरे पास है √2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 ये मेरे पास आ गया √4, राइट। √2 प्लस an था और an में मैंने A2 की वैल्यू डालनी थी जो कि मेरे पास मतलब A1 की वैल्यू जो 2 है, तो ये मेरे पास आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 2 इस तरह से आएगा कि ये जो A1 है इसके अंदर, अच्छा आप लोगों ने ये देखना है, सॉरी देखें आप, A1 प्लस 1 हमारे पास A2 आ गया और जो हमारे पास आगे वैल्यू 2 प्लस ए एन में हमारे पास A1 डालें। A1 इस सिर्फ हमारे पास क्या √2 है, मतलब ये इस तरह से √2 टाइम्स हमारे पास √2 आ गया। सो जो हमारे पास A2 की वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी आप देख सकते हैं। ये तो √2 आ गया, ये 2 से मतलब 2 टाइम्स √2 आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और A2 मेरे पास आ गया 2 √2। इसी तरह से आप A3 की वैल्यू निकालें। A3 की वैल्यू जो आपके पास निकलेगी वो किस तरह से आएगी कि A2 प्लस 1 और √2 प्लस A2 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, आपने निकाली थी 2 प्लस 2 √2। सिमिलर विद द केस आपने क्या करना है, यहाँ पे √2 इधर आ गया और ये √2 2 × ये तो कट जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से मेरे पास निकलेगा √2 प्लस √2 × √2, तो ये √2 प्लस A3 इक्वल्स 2। सो यहाँ पे मेरे पास 4 × 2 √2 और A3 मेरे पास क्या आ जाएगा √4। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 आता है, 2 × 2 = 4। अब मेरे पास आप देखें A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है √2, A2 की मेरे पास वैल्यू आई मेरे पास 2 √2, A3 की मेरे पास वैल्यू आ गई 4, राइट। सबसे पहले आपके पास देखिए वैल्यू आ गई √2 का आंसर आप जानते हैं 1.414 होता है, ठीक है। इसी तरह से √2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका आंसर होता है हमारे पास 2.82, ठीक है। इसका आंसर 2.82 होता है, इसका आंसर 1.414 होता है और A3 का आंसर हमारे पास क्या आता है, ए थ्री का आंसर 4 है हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सीक्वेंस है, जो गिवन सीक्वेंस है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। पहले ये मोनोटोनिकली कौन सा ऑर्डर बना हमारे पास, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर बना कि पहली टर्म 1.414 थी, दूसरी टर्म उससे भी ज़्यादा इंक्रीज थी। ये यही वाला केस बन गया A1 गेट लेस देन और इक्वल टू A2 लेस देन और इक्वल टू A3, यानी कि आने वाली टर्म हमारे पास ये आ गई। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसी तरह से हम कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस देखते हैं कि जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सा हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, ये साइंस के रैंक दिस क्वेश्चन इज टू बी वेरी फेमस। सो साइंस के n/n है। अब आप लोगों ने इसकी सीक्वेंस किस तरह से फाइंड करनी है, किस तरह से आपने इसका सीक्वेंस बनाना है। आपको पहले पता होगा कि जो साइंस के थीटा होता है उसकी जो लिमिट है वो वेरीज करती है फ्रॉम -1 लेस देन इक्वल टू 1 टू इस तरह से वेरीज करती है और -1 और 1 के दरमियान होती है, मतलब इसकी इस तरह से होती है। ये इसकी लिमिट रेंज करती है साइंस के थीटा की। कोस के थीटा की भी अपनी होती है, इनकी स्पेसिफिक रेंजेस हैं जो फिक्स्ड है मैथ्स के रूल में। इसी तरह से इसकी सीक्वेंस एक तो ये लाई करती है और एक इसकी सीक्वेंस साइंस के थीटा की हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू साइंस के थीटा लेस देन इक्वल टू 1 करती है, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं, आपने एक सैंडविच थ्योरम पढ़ा होगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइंस के थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। सो ये वो वाली लिमिट इसकी वेरीज करें। हम यहाँ पे ये वाली लिमिट यूज़ करें, हम लोग यहाँ पे n है तो हम लोग थीटा की जगह n को यूज़ करेंगे। 0 लेस देन इक्वल टू साइंस के n ओवर n n लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हम लोग ने यूज़ करना है। अभी साइंस के n को हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन रेंजेस, ठीक है। अब आप देखें कि अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज में अब इनइक्वालिटी है, ये सारी इनइक्वालिटी आप जाते हैं, मैं क्या करूँगी डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ ऑफ 3 इनइक्वालिटी साइन। सो मैं इसको n के साथ डिवाइड कर रही हूँ, साइन स्क्वायर n ओवर n 1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास 0, ये ऐसे ही मेरे पास आ गया और ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगी, टेकिंग लिमिट विथ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन दिस इनइक्वालिटी। सो ये मेरे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n।
अब ये समथिंग अपॉन इन्फिनिट, ये तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0। अब देख सकते हैं ऐसे, ये तो आ गया मेरे पास 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिट इज 0, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्फिनिट के साथ वाइड हो। अच्छा, अब बात आ गई हमारे पास इसकी, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एन ओवर एन, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आएगा कि आपने थ्योरम पढ़ा है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, ठीक है, साइन थीटा ओवर थीटा। अब मैं क्या करूँगी कि एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करने के लिए मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मतलब सो यहाँ पे जो इसका मेरा आंसर निकलता है, ये जो गिवन एक वैल्यू है कि जब आप लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिट करते हैं तो जो साइंस के एन और एन गिवन वैल्यू है, इसका जो आंसर है आपके पास हमेशा क्या निकलेगा, इट कम्स टू बी ट्रू टू 1, राइट, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि इसकी वैल्यूज जो है रेंज करती है फ्रॉम -1 to 1 से। तो जो इसकी अपर वैल्यू है वो वहाँ पे हमारे पास 1 है, और जो लोअर लिमिट है वो हम लोगों ने पहले निकाली। तो सो दैट्स वाई इसका आंसर आ गया हमारे पास लिमिट, यानी कि लिमिट ही कन्वर्ट करी है 1, बिकॉज इट इज़ एन कन्वर्जेंट थ्योरम। क्योंकि अब आप देख सकते हैं इसकी बाउंडेड वैल्यू हम लोगों ने निकाली, इसकी बाउंडेड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। 0 बाउंडेड वैल्यू और अपर वैल्यू बाउंडेड भी हम लोगों ने निकाली, तो इस वजह से हमें इससे पता चला कि ये कन्वर्जेंट थ्योरम। ओके, तो ये सारी क्वेश्चन इस तरह से हैं, कुछ कन्वर्जन के, कुछ ऑर्जन के। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। ओके, खुदा हाफिज़।